मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। तो चलते हैं आज इस फिजिक्स के नए सीरीज में, जहां मैं आपको उसी फिजिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नए टॉपिक से आपको अवगत कराऊंगा। हालांकि वही टॉपिक से रिलेटेड पहले कुछ मैं तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको प्रकाश की विशेषताओं के बारे में सविस्तार जानकारी दिया था कि प्रकाश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं से लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछने की जो संभावना होगी वो तमाम क्वेश्चन है आपको उस नोट से बन जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, और जो भी मैं लिखाता हूँ उस चीज को पर डे आराम से रिवीजन करते रहिए और उसको एक सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के वक्त क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा शुरू से नोट्स नहीं बनाता है तो लास्ट में जाके उसको दिक्कत होता है कि एग्जाम के वक्त हम पढ़े तो पढ़े क्या। अगर आपका नोट्स बना रहेगा तो आपको उस वक्त ये समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा कि हम क्या पढ़े उस वक्त। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर ही है ना क्रमबद्ध तरीके से हमारा लेक्चर देखते होंगे और नोट्स बनाते होंगे। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में, मैं आपको प्रकाश के विशेषताओं से संबंधित कुछ हम फैक्ट के बारे में आपको चर्चा करूंगा आज। फिर ठीक है, ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का फैक्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक तो कुछ ही पूछे गए हैं इसमें से, लेकिन कुछ फैक्ट आपके थोड़ा मॉडरेट टाइप का है। यदि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा तो आपसे हो आप आराम से उस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। पहला है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत को सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। इससे पहले मैंने बता दिया कि प्रकाश क्या होता है, कणों के बना होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकाश क्या होता है, संचित होता है, जिसको बाद में आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था, फोटोन कहा था। लेकिन सबसे पहले प्रकाश को कण किसने बताया था, तो न्यूटन साहब ने बताया था। वही न्यूटन साहब जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी प्रकाश के कण होने का प्रमाण से संबंधित सिद्धांत किसने दिया सबसे पहले, तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने दिया था। और न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रकाश जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों का बना होता है और सीधी रेखा में संचरित होता है। ये न्यूटन साहब ने कहा था। लेकिन बाद में आइंस्टीन साहब आए जिन्होंने ये कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन नाम किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने। इसलिए प्रकाश का जो है फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने। ठीक है, तो यहाँ पहला आपका नोट्स क्लियर हो गया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो मैंने बताया था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचित होता है। तरंग में भी प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, और जिसको हम दूसरे रूप में किसके रूप में जानते हैं, तो अयांत्रिक तरंग के रूप में जानते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, कितने हैं, ये तमाम चीजें मैं पिछले लेक्चर में सविस्तार आपको बता चुका हूं, तो उन चीजों को आप लोग आराम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, हाइगेंस साहब ने दिया था। और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत सर्वप्रथम आइंस्टीन साहब ने दिया था। आइंस्टीन साहब ने ही फोटोन का खोज किया था। उन्होंने ही बताया था कि फोटोन जो है एक द्रव्यमानहीन कण है और आवेशहीन कण है। यानी फोटोन पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता है, और ना ही कोई उसमें क्या होता है, मास होता है। मास विहीन है, मास उसमें मासलेस है और साथ ही साथ चार्जलेस है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरे फैक्ट के बारे में चर्चा करूं तो प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत। अब विवर्तन क्या होता है, इसका चर्चा आगे आप 12th में अच्छे से कीजिएगा, लेकिन कुछ इसका थोड़ी सी झलक सिर्फ परिभाषा के रूप में आपको हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये इसको फैक्ट के तौर पे आप याद कर लीजिएगा। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत ग्रोमाल्डी ने बताया था। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, ग्रोमाल्डी ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। व्यतिकरण के बारे में आप लोग 12th में सविस्तार पढ़िएगा। यहाँ पे सिर्फ आप फैक्ट के तौर पर याद रख लीजिए, और व्यतिकरण क्या होता है इसको हम परिभाषा लिखा देंगे जब हम आगे चैप्टर को ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको तब तक आप फैक्ट के रूप में याद रख लीजिए। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में करीब 500 सेकेंड अथवा 8 मिनट 24 सेकेंड। देखिए ये जो यहाँ पे 8 के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको हम मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट। और ये 24 के ऊपर जो डबल डॉट लगा हुआ है इसका मतलब सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 मिनट 24 सेकेंड।
तो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से हमारे पृथ्वी तक आने में कुल 8 मिनट और 24 सेकंड, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। कैसे? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इसलिए 8 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 8 मिनट में हो जाएंगे 8 गुने 60 सेकंड, तो 8 छाके 48, यानी 480 सेकंड इधर हो गया और 24 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया। 480 और 24 कितना होता है? 504 होता है, 504 सेकंड, जिसको करीब लगभग में कितना लिख सकते हैं? 500 सेकंड लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 500 सेकंड लिखा गया। ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में करीब 500 सेकंड का समय लगता है, 500 सेकंड अथवा 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, क्लास में कॉल आ गया था, ठीक है, मोबाइल पे। तो सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में करीब 500 सेकंड अथवा 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सौर विकिरण के रूप में आता है, सौर विकिरण के रूप में आता है, ठीक है। और पृथ्वी का सतह जो होता है वो विकिरण के द्वारा ही गर्म होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सौर विकिरण के रूप में आता है। इस चीज को फैक्ट के तौर पर आप याद रखिएगा, फैक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश किस रूप में आता है? सौर विकिरण के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा उसे कहते हैं जो सूर्य से प्राप्त हो, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी पर प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा व उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा जिसको हीट एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। उष्मीय ऊर्जा या उष्मीय विकिरण का सबसे बड़ा व सबसे पुराना स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य है। सूर्य पृथ्वी पर सौर ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा का, यानी ऊर्जा और उष्मा का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर क्या है? तो सूर्य है। और सबसे पुराना स्रोत भी सूर्य है, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व जो है वह पृथ्वी की शुरुआत से ही है। पृथ्वी के शुरुआत से ही सूर्य का अस्तित्व है। हालांकि पृथ्वी के अस्तित्व के पहले से ही सूर्य का क्या है? अस्तित्व है। इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है? तो सूर्य ही है। और पृथ्वी पर सौर ऊर्जा पूछे या ऊर्जा पूछे या उष्मा पूछे, कुछ भी पूछे, यदि ऊर्जा के संबंध में पूछे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है, पृथ्वी पर नवीकरणीय ऊर्जा का पुराना स्रोत क्या है, क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज आगे, एक फैक्ट और लिख लीजिए, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो हमारा जो श्वेत प्रकाश होता है, यानी सूर्य से जो हमको प्रकाश प्राप्त होता है अथवा किसी बल्ब के माध्यम से जो हमारा प्रकाश प्राप्त होता है, एक्चुअल में वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और किसने कहा था? तो न्यूटन साहब ने कहा था सबसे पहले, ठीक है। न्यूटन साहब ने ही कहा था कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और मैं लिख भी दे रहा हूं इसको, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, नहीं तो हम बीच में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है, मतलब 7 रंगों से मिश्रण होता है अथवा होता है, अथवा कुल 7 रंगों का बना होता है, अथवा कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये फैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछे गए, इससे पहले भी पूछे गए। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है, फिर भी हमें श्वेत दिखता है, ठीक है। तो इसका जो है 7 रंगों कौन कौन से होते हैं, इसको हम प्रकाश का जब हम ध्रुवन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। प्रकाश का ध्रुवन और प्रकाश का होता है, एक प्रकाश का टॉपिक है आगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब आपको हम बताएंगे, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बताएंगे, ध्रुवन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। इस चीज को याद रखिए, अगर लिखिएगा तो लिख सकते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि प्रकाश जो है कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन से 7 रंग होते हैं, उन तमाम रंगों के बारे में चर्चा मैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण वाले टॉपिक में करूंगा। वहां पे बताऊंगा भी सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है, उसमें किस रंग का रंग ढेर अधिक होता है, कौन सा रंग माध्य रंग कहलाता है, कौन सा रंग हमारे आंखों के लिए सबसे अधिक है,
किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, किस रंग के पास ऊर्जा सबसे अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, ये तमाम चीजें आपको हम फैक्ट के माध्यम से आपको बता देंगे आगे, ठीक है। और हम बताए थे कि प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य होता है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 या 7200 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, और वही एंगस्ट्रॉम के अंतर्गत वही तरंगदैर्घ्य के रेंज में आपको ये सातों रंग का जो है तरंगदैर्घ्य आएगा, जिसका मैं चर्चा आगे करूंगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अभी नोट कर लीजिए, और आगे मैं आपको एक नए टॉपिक से अवगत करूंगा तब तक, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले मैंने प्रकाश से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा किया था, अब मैं बता रहा हूँ दृश्यता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसके आधार पर प्रकाश दृश्यता मतलब कि देखने की शक्ति, यानी किरणों के देखने की शक्ति कब होगा, कब कोई चीज पारदर्शी होगा जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो दृश्यता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया जाए तो पदार्थ तीन प्रकार का होता है। एक पारदर्शी पदार्थ जिसको ट्रांसपेरेंट बॉडी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ वे तमाम पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, आर पार चल जाती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, आर पार चल जाती है, यानी प्रकाश की किरणें उसके एक सिरे से गुजर करके और दूसरे सिरे से आराम से निकल जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जब किसी चीज से प्रकाश की किरणें एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे से आसानी पूर्वक निकल जाती है, तब उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी रहता है, दृश्यता रहता है, यानी उसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कांच, कांच और शीशा में अंतर होता है, याद रखिएगा, कांच और शीशा में अंतर होता है। कांच के पीछे में कोटिंग नहीं रहता है, कांच के पीछे में क्या होता है, कोटिंग मतलब रंग से पेंट नहीं किया जाता है। शीशा मतलब होता है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन कांच जो होता है अगर शीशा से वो पीछे का अगर पेंटिंग हटा दिया जाए, कोटिंग हटा दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे कांच कहेंगे। लेकिन जैसे ही पेंटिंग कर दिया जाता है पीछे में और उसको एक ऐनक बना दिया जाता है छवि देखने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, कांच कहते हैं, शीशा कहते हैं, ठीक है। तो कांच हो गया, उसके बाद पानी हो गया, पानी के भी आर पार हम देख सकते हैं, हवा के भी आर पार हम देख सकते हैं आसानी पूर्वक। देखिए हम हवा में स्थित हवा में खड़े हैं और हवा के माध्यम से ही हम आपको देख पा रहे हैं, हवा से होकर के ही हम आपको दिख पा रहे होंगे, हवा से होकर के ही जो है हम पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश तक परावर्तित होने के बाद हमसे कैमरा तक जाता है और आप लोग हमें देख पाते हैं, ठीक है। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं इसका क्रियाविधि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आंख वाले चैप्टर में। तो पहला पारदर्शी पदार्थ खत्म हो गया। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओपेक्यू बॉडी, ओपेक्यू बॉडी जो कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो ये सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की तनिक भी वे सभी प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश तनिक भी आर पार नहीं कर पाती उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे दीवार, पत्थर, लकड़ी, लोहा। आप दीवार पर अगर टॉर्च मारिएगा तो क्या दीवार के आर पार टॉर्च का रोशनी जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए दीवार क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। क्या आप हमारे शरीर पर टॉर्च मारिएगा तो हमारे शरीर के आर पार टॉर्च की किरणें जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है, अपारदर्शी हैं, ठीक है। क्या लोहा वाले गत्ता पे आप टॉर्च मार के लोहा के आर पार प्रकाश की किरणें को भेज सकते हैं, नहीं। तो क्या है, लोहा अपारदर्शी पदार्थ है। किसी लकड़ी का यदि सील लिया जाए या लकड़ी का कोई तख्ता लिया जाए तो उस पर आप यदि प्रकाश की किरणें मारिएगा, क्या प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार जाएगा, नहीं जाएगा। तो वैसे भी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। उसी प्रकार पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, ये सभी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अगर इस पर आप प्रकाश की किरणें प्रकाशित कीजिएगा तो क्या होगा, प्रकाश की किरणों से टकरा करके लौट जाएगा, उसके आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। टकरा करके लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, यदि आर पार कर गया तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको पिछले भी समझा चुका हूं और आगे इसको हम विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछ लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए गए हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरा है पारभासी या अर्ध पारदर्शी। अर्ध देखिए पारदर्शी है लेकिन अर्ध पारदर्शी, यानी आर पार दिखेगा लेकिन पूरा हमको आर पार नहीं दिखेगा, क्या हल्का हल्का आर पार दिखेगा, तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं या अर्ध पारदर्शी पदार्थ, जिसको ट्रांसलूसेंट बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। तो अर्ध पारदर्शी या पारभासी को क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। इन तीनों टॉपिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तीसरा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार कर जाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की सभी किरणें आर पार कर जाती थी, लेकिन पारभासी पदार्थ में प्रकाश की कुछ ही किरणें या आधा किरणें ही आर पार कर जाती है, ठीक है।
इसलिए उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी में प्रकाश की सभी किरणें आर पार जाती थी, इसलिए हमको हमको क्या होता था कि उसके आर पार जो है स्पष्ट रूप से दिखता था, साफ साफ दिखता था। लेकिन पारभासी पदार्थ में ऐसा होगा कि प्रकाश की सभी किरणें आर पार नहीं जाएगी, इसलिए प्रकाश उसके आर पार हमको धुंधलाता दिखेगा, पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से इसको हम पढ़ते हैं और ये एग्जाम्पल इसका पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ किरणें आर पार कर जाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, और पारभासी को ही पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ई एक्स का मतलब कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, ई एक्स का मतलब, एक्स का मतलब एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो दूध, तेल लगा कागज, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में। ठीक है, कि तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज किस पदार्थ का उदाहरण है? तो तेल लगा हुआ कागज जो है आपके पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है या एग्जाम्पल है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछ लिए गए हैं 2025 में। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, कौन कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए हम बताते जाऊंगा, साथ साथ में आपका लगभग क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो ये सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार कर जाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दूध हो गया, दूध के भी आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये ना अगर वह थोड़ी सी मात्रा में हो तब। ठीक है, तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ अगर शीशा को यदि आप घस देंगे तो क्या होगा, शीशा के आर पार पूर्ण रूप में नहीं दिख पाएगा, हल्का हल्का दिखेगा, इसलिए घिसा हुआ शीशा ये भी महत्वपूर्ण है। रक्त हो गया, बैलून का रबर हो गया, बैलून का रबर जो आप खींचिएगा उसके आर पार हल्का फुल्का दिखेगा। ठीक है, कुहासा हो गया, घना धुआं हो गया, कुहासा हो गया, घना बादल हो गया, ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर हो गया, ये तमाम चीजें क्या है, पारभासी और अपारदर्शी का एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी अपारदर्शी नहीं, अर्ध पारदर्शी का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा और ये परिभाषा भी याद रखिएगा। ये जो है आपके 2 नंबर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आज का क्लास यहीं तक रहा। ठीक है, इस चीज को आप लोग आशा करते हैं कि मेरे लेक्चर को क्रमबद्ध तरीके से देखते होंगे, और अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़े रहिए और आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और अंत तक में आपको आग बना के भेजेंगे। एग्जाम सेंटर में आग बनाने का मतलब आप साइंस से रिलेटेड लगभग वैसे तो 80 नंबर का एग्जाम होता है, तो 80 में 80 नंबर लाने लायक जरूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर सब का सब याद कर लिए तो। और 20 नंबर तो आपके कहाँ से मिलते हैं, 20 नंबर मिलते हैं आपके हाई स्कूल से मिलते हैं, जहां से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये तमाम चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी जय हिंद। ठीक है, तो आराम से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।